मैं अपने घर के आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी जब मैंने देखा कि मेरी जवान जहां बेटी कमरे से बाहर निकली तो अजीब तरह से लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने कहा, लड़की ये क्या कर रही है, किस तरह से चल रही है? तो कहने लगी, इस तरह से नहीं चलूँ तो और किस तरह से चलूँ? आपको क्या पता मेरी हालत क्या है, किसकी हालत क्या है। दिन भर बिस्तर तोड़ती रहती है, पढ़ाई के नाम पर पूरा दिन कमरे में बैठी रहती है। मैं इससे घर का कोई काम भी नहीं करवाती और अब इसको ऐसा क्या हो गया कि इसकी चाल ही बदल गई। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। सिर्फ उसकी चाल ही नहीं, उसकी हरकतें भी बदली बदली सी थी। मुझे उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उससे ज्यादा उसका अंदाज अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे सारे समाज की सताई हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी इसी को है। खैर, अभी यह सोच ही रही थी कि मेरा पति कमरे से बाहर आया। मैंने कहा, आप रात को बेटियों के कमरे में सो गए थे? तो कहने लगा, हाँ, मैं उनको ट्यूशन पढ़ा रहा था तो वहीं पर सो गया और अजीब तरह से अंगड़ाई लेने लगा। मैंने कहा, आपको जवान बेटियों के कमरे में सोने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लगा कि आप सुबह उठकर काम धंधे पर चले गए। तो कहने लगा, नहीं, अभी काम पर जाऊंगा। वह मेरा मर्द था, मैं उसकी हरकतें पहचानती थी। अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसने बहुत अच्छी रात गुजारी है। मेरी बेटियां आजकल कुछ अजीब सी रहती थीं। एक दिन मेरे पास आई और कहने लगी कि अम्मा, तुझे क्या बताएंगे, इस घर में क्या हो रहा है? मैंने कहा, क्या मतलब? तो कहने लगी, ये जो बापू है आकर हमारे कमरे में सो जाता है। तुझे पता है ये हमारे साथ क्या करता है? मैंने कहा, क्या करता है? तो उसने ऐसी बात बताई कि मैं अपना सर पकड़ के रह गई। उसने कहा, बापू रोज रात को हमारे साथ। मेरे पति का नाम रमेश था, मुझसे उम्र में कम था। सब कहते थे कि तुझे इतना जवान पति कहाँ से मिल गया? तो मैं कहती थी कि मेरी किस्मत अच्छी है और तुम लोग क्यों जलते हो? रमेश कहता था कि उसे अपने से बड़ी उम्र की औरतों में दिलचस्पी है, इसलिए उसने मुझसे शादी की थी और मेरी जिंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। घर था, परिवार था, अच्छा पति था, और क्या चाहिए था? उसकी कमाई भी अच्छी थी, घर में पैसे लेकर आता था और मेरे पास भी कुछ पैसे थे जो मैंने जमा किए हुए थे। मैं लोगों के कपड़े वगैरह भी सिया करती थी। अपने हाथ में भी कुछ माल वगैरह होता था। बेटियों की पढ़ाई करवा रही थी। मेरी 3 बेटियां थीं जिनकी उम्र में एक एक साल का फर्क था, जिससे पता नहीं चलता था क्योंकि अब तीनों ही जवान हो गई थीं। मेरे पति के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। हम लोग पूरे परिवार में मशहूर थे। सब कहते थे कि लज्जो के तो भाग खुल गए। लज्जो जैसी किस्मत सबकी नहीं होती। मेरा नाम लज्जो था। दरअसल मेरा नाम लाजवंती था, लेकिन प्यार से मुझे लज्जो कहते थे। मैं भी जवान और खूबसूरत थी। 3 जवान बेटियों की मां नहीं लगती थी। मेरी बेटियां भी मुझ पर गई थीं और बहुत ही ज्यादा सुंदर थीं। उनको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती थी, इसलिए मैं चाहती थी वो जिंदगी में कुछ बन जाएं। उनकी पढ़ाई करवा रही थी ताकि वह बड़ी अफसर बन जाएं। रमेश बहुत पढ़ा लिखा था। वह मेरी बेटियों को खुद ही ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था। पर आजकल जो इस घर में हालात चल पड़े थे वो कुछ ज्यादा ही अजीब थे। एक रात को राजू अचानक से उठा और कहने लगा, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, कहाँ? तो कहने लगा, बेटियों को पढ़ाई करवाने। मैंने कहा, इस टाइम? तो उसने कहा, अरे तुझे नहीं पता, उन लोगों के टेस्ट चल रहे हैं। अब पढ़ाई में क्या दिन और क्या रात, रातों को बैठकर पढ़ाना पड़ता है, तब कहीं जाकर अच्छे नंबर आते हैं। तुझे नहीं पता, आजकल बड़ा कंपटीशन हो गया है। मैंने कहा, अच्छा, फिर जल्दी आ जाना। तो कहने लगा, क्यों, मेरे बिना दिल न लगेगा तेरा? मैंने कहा, तेरे बिना मेरा दिल लगता है? तू ही तो मेरा सुहाग है, सब कुछ है तू मेरा। और आज देख मौसम कितना अच्छा था और तू चल दिया उन्हें पढ़ाने के लिए। उसने कहा, उनकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी जान, तू फिक्र नहीं कर, हमारे पास तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। कभी कभी मुझे बड़ी खुशी भी होती थी कि उसे बेटियों की बहुत फिक्र थी, वरना उसे क्या था, वो अपने सारे काम तो कर रहा था, पैसे कमा के ले आता था, मुझे भी खुश रखा हुआ था। अगर यह अब न भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि उसे हम सब की इतनी फिक्र है। एक दिन मैं बाजार में जा रही थी जब मुझे मेरी एक सहेली मिली। उसने कहा, क्या हाल है तेरा, और तेरा पति कैसा है? मैंने कहा, ठीक है, बिल्कुल बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है उसके साथ खुश हूँ। यह बात सुनकर मेरी सहेली हैरान हुई और कहने लगी कि अच्छा, तेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, पर मैंने तो कहा था कि तेरी उसके साथ जिंदगी कभी अच्छी नहीं गुजरेगी।
मैंने कहा कि हाँ मुझे याद है, तू तो मेरी शादी वाले दिन मुझे मंडप से उठाने के लिए आ गई थी। तूने रमेश को किसी लड़की के साथ पकड़ लिया था ना। लेकिन यह देख, ये जो मर्द होते हैं ना, इनका शादी से पहले 100 जगह चक्कर होता है, लेकिन वो लड़की इनके लिए सबसे ज्यादा आगे होती है जिसे यह शादी करते हैं। रमेश खूबसूरत है, जवान है, उसके पीछे हजारों मरते होंगे, पर शादी तो उसने मुझसे की है। देख, ये जो मर्द होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। अब आप कहीं से ऐसा मर्द ढूंढ कर नहीं ला सकते जो बहुत ही अच्छा हो और उसने कभी किसी लड़की को नजर भर के भी न देखा हो। ऐसा मर्द ढूंढने निकलेंगे ना तो कोई भी नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ता है। वह क्या कहते हैं इंग्लिश में, एडजस्ट करना पड़ता है। वह कहने लगी, हाँ मुझे पता है तू बड़ी अच्छी तरह एडजस्ट कर लेगी, लेकिन यह नहीं पता था कि इतने सालों तक कर लेगी। चल अच्छी बात है, कोई अपने घर में खुश रहे तो हमें क्या। पर तेरा पति आंखों का बड़ा कच्चा है, उसकी आंखें बड़ी मटकी हैं। मैंने कहा, अब नहीं, ऐसा होता नहीं, अब तो मैं ही मैं हूँ। सिर्फ अपनी उंगली पर लपेट लिया है मैंने उसको। हम दोनों सहेलियों ने हंसना शुरू कर दिया। वह भी हंसने लगी। उसने कहा, यह तो फिर बहुत अच्छा हुआ, अगर तूने ऐसा कर लिया है तो और क्या चाहिए। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, घर बदल रही हूँ इसलिए बहुत बिजी हूँ। मैंने कहा, जब घर बना लेना तो मुझे बताना, मैं तेरे घर तुझसे मिलने आऊंगी, साथ तेरा घर भी देख लूंगी। उसने कहा, तू आ जाना, लेकिन अपने पति को लेकर ना आना। मैंने कहा, यह क्या बात कर दी, पति को लेकर क्यों ना आऊं। तो उसने कहा, मुझे गलत ना समझना, पर मेरी जवान बेटी है। मैंने कहा, कैसी बातें कर रही है तू। इस बात पर वह फिर से हंसने लगी और कहने लगी कि उस पर तुझे भरोसा है, मुझे नहीं। मुझे पता था कि वह मजाक कर रही है, इसलिए मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना। मैं इस बात को मान गई थी कि खूबसूरत मर्द के पीछे अगर बहुत सारी लड़कियां हो तो उसमें कसूर लड़कियों का है, उसमें मर्द का नहीं। अब तो यह रोज रोज का होने लगा। मेरा मर्द रमेश बेटियों को कमरे में पढ़ाई करवाने के बहाने जाता और वहां पर बैठ जाता। मैं उसका इंतजार करती रहती, जबकि वह कहकर जाता था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन मैं भी पूरी दिन के काम करके थकी होती थी तो सो जाती थी। सुबह वह बेटियों के कमरे से बाहर निकलता था। मैं पूछती, रात पर क्या करते रहते हो। तो कहता, पढ़ाते पढ़ाते ही नींद आ गई थी, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। मैंने कहा, ऐसी भी कौन सी नींद। तो कहता, तुम्हें तो पता है मैं जवान आदमी हूँ, मुझे तो ऐसे ही नींद आती। मैंने कहा, क्या और मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तो कहने लगा, नहीं नहीं, तुम तो मुझसे भी ज्यादा जवान हो। मेरा मर्द बातें बहुत अच्छी अच्छी करता था, यही वजह थी कि मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। मैंने अपनी बेटी रमा को लंगड़ा लंगड़ा के चलते देखा था। यह कोई आम बात नहीं थी। आखिर क्या मसला था। जब मैंने उसे पूछा तो उसने मुझे कहने लगी, कोई बात नहीं है। कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक तरह से चलने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, अभी मैंने तुझे देखा, तू इस तरह से चल रही थी, अब तू कह रही है कि मैं ठीक हूँ, क्या मसला है तुझे। तो कहने लगी, कोई मसला नहीं है। मुझसे नजर नहीं मिला रही थी, शायद कोई बात थी जो वह मुझसे छुपा रही थी। एक दिन मेरी तीनों बेटियां मेरे पास आकर बैठ गईं और कहने लगी, अम्मा, हमने कभी ख्याल नहीं किया, लेकिन आप हमारे लिए बहुत कुर्बानी दी हैं, हमें आपसे बहुत लगाव है, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने उनको प्यार किया और कहा, क्या हो गया है, आज ओ तो नहीं, वो क्या कहते हैं, माँ का दिन, तुम लोग आज सारी मेरे पास आकर बैठ गई हो। तो कहने लगी कि नहीं, बस हमें एहसास हो गया कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं, आपने हमेशा अपने बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचा। मैंने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, माँ तो ऐसे ही होती हैं और मुझे तो हमेशा से ही माँ बनने का शौक था। तुम लोगों को आज क्या हो गया। थोड़ी देर बाद मैं देखकर हैरान रह गई कि वो तीनों ही रोने लगी। लेकिन जैसे ही रमेश वहाँ पर आया और उसने उन तीनों को देखा तो वो फौरन अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने कहा, देख तो तुम्हारी बेटियां आज कैसे रो रही हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है, लगता है इन सब ने कोई इमोशनल फिल्म देख ली है। तो वह हंस पड़ा और उसने कहा कि फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन लगता है इनके दिमाग खराब हो गए हैं। उसने यह बात ठीक से नहीं बोली और उन्हें डांट भी दी। मैंने कहा, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो। तो कहने लगा, इसलिए कि आज रमा का जन्मदिन है और यह घर में इस तरह का माहौल बनाकर बैठ गई है। रमा हैरान रह गई, आज तो सच में उसका जन्मदिन था और वो अपना जन्मदिन बहुत खुशी से मनाया करती थी, लेकिन इस बार भूल कैसे गई और मैं भी भूल गई। उसने कहा, लेकिन मैं नहीं भूला था। उसने केक हमारी तरफ बढ़ा दिया, कहने लगा, चलो केक काटते हैं। जब वो सबका इतना ख्याल रखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा कि आज हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे, पर मैं तो इंतजार ही करती रह गई और वह बेटियों के कमरे में चला गया। मैंने कहा कि पता नहीं यह टेस्ट कब खत्म होंगे, मेरे पति को मुझसे दूर किया हुआ है।
तो कहने लगा कि टेस्ट खत्म हो गए हैं तो आगे पढ़ाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। मैंने बातों बातों में यह बात अपनी सहेली को बताई। उसका घर बन गया था, मैं उसका घर देखने गई थी। उसने कहा कि तुझे ऐसे नहीं लगता कि वह तुझसे ज्यादा तेरी बेटियों से प्यार करता है? मैंने कहा कि और तुझको क्या लगता, यह तो सब जानते हैं कि मर्द को तो अपने बच्चों से ही ज्यादा प्यार होता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो कहने लगी कि नहीं, यह सब कुछ थोड़ा सा अजीब है, कुछ तो ऐसा है जो तू भी देख रही पर आंखें बंद करके बैठी है। तेरा बेटियों वाला घर है, तुझे अपनी आंखें हर तरह से खोल कर रखनी चाहिए। शायद जो वह मुझे समझाना चाह रही थी मैं न समझ सकी। मुझे लगा कि वह यह कह रही कि अपनी बेटियों पर नजर रखा कर। इसके बाद जो हुआ वो बहुत अजीब था। एक दिन रमा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैंने कहा कि क्या हो गया? तो कहने लगी, लगता है मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे उल्टी भी आ रही है। मैंने कहा कि चल तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो कहने लगी कि नहीं, नींबू पानी पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर के पास जाने का दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा कि मरीज का दिल कहाँ करता है डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो क्या होगा? रमेश भी वहाँ पर आया तो मैंने उसे परेशान होकर कहा कि इसकी तबीयत बड़ी खराब है और डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही। उसने कहा कि इतनी भी खराब नहीं, पढ़ाई की टेंशन की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक हो जाएगी, तू परेशान नहीं हो। रमेश आज से पहले तो वह मेरी बेटियों की बहुत फिक्र करता था, पर आज इस तरह से कहने लगा कि जैसे उसको कोई फिक्र नहीं है। उसने कहा छोड़ दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि यह क्या बात हुई? तो कहने लगा कि जवान लड़की है, जवान बंदा जल्दी ठीक हो जाता है, तो चल मेरे लिए खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। रमेश मेरी बेटियों का इतना ख्याल रखता था, लेकिन उसकी यह हरकत ने मुझे हिला कर रख दिया। आज उसने रमा की फिक्र क्यों नहीं की? रमा की तबीयत वाकई थोड़ी देर बाद ठीक तो हो गई, लेकिन मैं जब उसके लिए चाय बनाकर कमरे में जाने लगी तो अंदर बैठी अपनी बेटियों की बातें सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गई। वो कह रही थी कि भगवान करे ये कुत्ते की मौत मरे, इसको सुकून न आए, ऐसा बुरा आदमी हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा और हमारी माँ का भी दिमाग खराब कर रखा है। यह बातें सुनकर मैं हैरान रह गई कि ये किसके बारे में बात कर रही थी। मेरी छोटी बेटी ने कहा, उसको छोड़, अपने बारे में सोच। रमा, क्या होगा अगर माँ को यह बात पता चल गई तो? वो तो जीते जी मर जाएगी। रमा कहने लगी कि दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूं। अब मैंने सोच लिया कि मैं सीधे अंदर चली जाऊंगी और इन सब से पूछूंगी कि ये क्या बातें कर रही हो। लेकिन इससे पहले मुझे रमेश ने बुला लिया। मैंने कहा कि वो हमारी बेटियां कुछ अजीब सी बातें कर रही हैं, पता नहीं किसको कोस रही हैं। मुझे लगता है ये रमा हमसे कुछ छुपा रही है। मैं बोल रही थी कि रमेश ने मुझे एक तोहफा दिया और कहा कि तू उनको छोड़ और मेरी तरफ देख। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। उसकी बातों में लग के मैं ये बात भी भूल गई। लेकिन सुबह बहुत बड़ी मुसीबत आई। रमा बेहोश हो चुकी थी और होश में नहीं आ रही थी। अब तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन रमेश अभी भी कह रहा था कि डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे, मेरी बेटी को होश नहीं आ रहा। मजबूरी में उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने एक टेस्ट किया और उसके बाद घर भेज दिया। कहने लगा कि इसको बहुत कमजोरी हो रही है, लगता है इसने खाना नहीं खाया, आपको टेस्ट की रिपोर्ट फोन पर बता दूंगी। 2 घंटे के बाद डॉक्टर का फोन आया और बस उसके बाद तो जैसे हम सभी की जिंदगी बदल कर रह गई थी। डॉक्टर ने बात ही ऐसी बताई थी। जब मैंने यह बात सुनी तो मैंने फोन रखा और रमा के कमरे में कदम रखा और कहा कि इस दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया था, तुझे आजादी दी थी कि तू यह सब कुछ करे। बाकी सभी मुझे हैरान होकर देखने लगी, लेकिन रमा जानती थी कि मैं क्या बात कर रही थी, इसलिए उसने सिर झुका लिया, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है और उसने अपने बच्चे को खत्म करने के लिए कोई गोली खाई है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हुई है, लेकिन बच्चा सही सलामत है और उसे कुछ नहीं हुआ। रमा ने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि बता यह सब कुछ किसने किया है? तो उसने कहा कि सब बताती हूँ, और मुझे मेरे कमरे में ले गई। वहाँ जाकर उसने मुझे अकेले में अलग ही कहानी सुनाई और कहा कि यह सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे, किसी और का कसूर नहीं है, बता कौन है वो लड़का, उसी के साथ तेरी शादी करवाऊंगी। तो कहने लगी वो कभी शादी नहीं करेगा और वह इस देश में नहीं है, बस आप इस बात को खत्म कर दीजिए। मैंने कहा अब यह बात इस तरह से खत्म नहीं होगी, पर वह कहने लगी कि बस मेरी गलती है, मुझे जो सजा दोगे मुझे कोई मसला नहीं है, चाहे तो मेरी पढ़ाई खत्म करवा दो, मुझे घर बिठा दो, किसी बूढ़े के साथ मेरी शादी कर दो। मैं वैसे तो उसे कोस रही थी और बहुत परेशान थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे वह मुझसे भी ज्यादा परेशान है।
मेरी बेटी बुरी तरह से रोने लगी और फिर से बेहोश हो गई। मेरा गुस्सा खत्म हो गया और अब मुझे उसकी फिक्र होने लगी। अब उसे फिर होश नहीं आ रहा था। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि जो दवाई उसने खाई थी शायद उसका असर अब जाकर हुआ है। उसके बाद उसकी हालत बहुत बुरी हुई थी, लेकिन उसके पेट में पलने वाला बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। पता नहीं यह बात अच्छी थी या बुरी। मैं उसे बात कर बार बार पूछ रही थी कि ये किसका पाप है, लेकिन वह नहीं बता रही थी। उसने अपनी जुबान पर ताला लगाकर रखा था और मुझे उसकी आंखें बता रही थी कि कोई बहुत बड़ी वजह है। रमा मेरी अच्छी बेटी थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसका ऐसी बातों में कोई ध्यान नहीं था। यह सबसे बड़ी थी, खूबसूरत थी, समझदार थी। फिर अचानक से वो यह सब कैसे कर सकती थी? मैं बहुत परेशान थी। जब रात हुई तो मैंने देखा कि मेरा पति मेरे कमरे में आया और आते ही मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मुझे बुरी तरह से मारने लगा। मैं चिल्लाने लगी, लेकिन मुझे कोई बचाने नहीं आ रहा था। वह मुझे कह रहा था मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं हैरान थी कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या है, लेकिन वह नहीं रुक रहा था। उसने मेरी हालत खराब कर दी और मैं अचानक से चीख मारकर उठी। तब मैंने देखा कि रमेश सो रहा था और यह एक सपना था। वह भी जाग गया। उसने कहा क्या हो गया? मैंने कहा मैंने बुरा सपना देखा है। उसने कहा तुझे अब तक इस तरह के सपने आते हैं? तू ये सब बातें भूल क्यों नहीं जाती? मैंने बताया कि जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे ऐसे सपने आते हैं। तू भी क्या सोचता होगा ना, हमारे घर भी कैसी मुसीबत है। रमा ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? उसने कहा मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, आजकल यह सब कुछ बहुत हो रहा। बस तू भगवान का शुक्र अदा कर। बात यहीं पर खत्म हो गई। उसकी हालत भी अब पहले से ठीक है और वह मामला भी खत्म हो गया। नहीं तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। मैंने कहा कि अब कौन सा मुंह दिखाने के काबिल रहे हैं, पता चल जाता कि आखिर यह सब कुछ किया किसने है। उसने कहा पता चल जाता तो क्या हो जाता, कोई भी अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। लेकिन तू शुक्र कर, जो होना था हो गया। अपनी बाकी बेटियों को संभाल कर रखना होगा। मैंने कहा कि अब उसको पढ़ाएंगे नहीं, बस इस दफा परीक्षा में बैठाकर, उसके बाद सब खत्म। तो उसने कहा नहीं नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? तो वह कहने लगा कि फिक्र नहीं करूँ तो क्या करूँ। मैं अपनी खुशी सहेली के घर गई और परेशानी में उसको सब कुछ बता दिया। वह थोड़ी सी उल्टी सीधी बातें जरूर करती थी, लेकिन थी तो मेरी अच्छी सहेली, बहनों जैसी थी। उसने कहा मैं तुझे पहले ही कह रही कि मसला बाहर नहीं तेरे घर के अंदर ही है। मैंने कहा तू कहना क्या चाहती है, मुझे खुलकर बता दे। उसने कहा मैंने खुलकर कुछ नहीं बताना, लेकिन तुझे खुद यह सब कुछ समझना होगा। देख तेरे घर में कौन है, तेरी बेटियां कहाँ जाती हैं, उनके कमरे में कौन आता जाता है, कौन ऐसा है जो उनके साथ यह सब कुछ कर सकता है। तुझे बहुत बारीकी से हर बात के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर तू यह पता कर पाएगी कि यह सब कुछ किसने किया है। नहीं तो इसी तरह सोच सोच कर ही पागल हो जाएगी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। वो ठीक कह रही थी। कोई तो ऐसी बात थी जिसको मैं देख नहीं पा रही थी। मैं आजकल बहुत परेशान थी। जब मैं एक दिन रमेश को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना, वो कह रहा था मैं तो स्वर्ग में रहता हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे आसपास तो परियां ही परियां हैं। इस बात पर वह हंसने लगा। एक तरफ हमारे घर में इतना बड़ा तूफान आया था कि अभी तक कोई भी नॉर्मल नहीं हो पाया, तो दूसरी तरफ ये इतना खुश होकर कैसे बातें कर रहा था। कहने लगा औरत बड़ी झाली होती है और मेरी वाली से बड़ी पागल तो कोई है ही नहीं। मैं अचानक से कमरे के अंदर चली गई तो उसने फोन बंद कर दिया। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? तो कहने लगा वो मेरी मौसी है ना, गोरखपुर वाली, उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा आज उसको तेरी याद कैसे आ गई? तो कहने लगा बस आ गई होगी याद। साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है और कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहा था। उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि उसको यह पता ही नहीं चला कि वो अपने रिश्तेदार के बारे में बता रहा है। वो जिंदा है कि नहीं, वो तो मर चुकी थी। मुझे अचानक से मेरी सहेली की बातें समझ आने लगी। वो इशारा किस तरफ कर रही थी अब मुझे समझ आ गया। रमेश ही तो था जो मेरी बेटियों के कमरे में जाता और मैं बेफिक्र होकर सो जाती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, अगर रमेश से सवाल करती तो वो झूठ बोलता। मुझे यह जानने के लिए एक बढ़िया से प्लान की जरूरत थी। वह कमरे में क्या करता था और मेरे दिमाग में प्लान आ चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं चुपके से अपनी बेटियों के कमरे में छुप जाऊंगी। सुबह मैंने उनके कमरे में एक अलग से अलमारी रखवा दी। वह कहने लगी क्या माँ इस अलमारी को यहाँ क्यों रख रही हो? तो मैंने कहा वो बाहर जगह नहीं है ना, इसलिए। मेरा इरादा उसी के पीछे छुपने का था, क्योंकि अगर मैं उसके पीछे छुपी होती तो किसी को पता नहीं चलता कि मैं वहाँ पर खड़ी हूँ। शाम हुई तो मैंने रमेश से कहा कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ,
उसके घर में जगराता है, माता रानी की पूजा है, रात वहीं पर गुजरेगी। उसने कहा हाँ चली जाओ, अच्छा है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा हाँ बड़ी परेशान हूँ इसलिए जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि वह यह सोचे कि मैं घर पर नहीं हूँ ताकि वह बेफिक्र हो जाए और जो भी करना चाहता है खुलकर करे। जबकि मैं शाम होते ही अलमारी के पीछे छुप गई। मेरी बेटियों ने खाना खाया और वह कमरे में ही बैठी थी। जैसे ही रात हुई तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। रमेश कमरे में दाखिल हुआ। इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, वह इस समय उन्हें पढ़ाया करता था, पर उसने आते ही कहा बस करो यह पढ़ाई और काम पर लगो। मैंने कहा ये क्या कह रहा है कि पढ़ाई बस करो, यह तो इनको आता ही पढ़ाने के लिए था। उसके बाद उसने मेरी छोटी बेटी को कहा आज तेरी बारी है। फिर वहाँ वह सब होने लगा जो देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर को नर्क बना दिया है और मेरी बेटियां इसके हाथों में इस्तेमाल हो रही थी। वह मेरी बेटियों के साथ बहुत बुरा कर रहा था और मेरे ही घर में मेरे नाक के नीचे कर रहा था और मैं यह सोचती थी कि उन्हें पढ़ाता है। मैंने अपने फोन से उसकी वीडियो बना ली क्योंकि यह जरूरी था। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चला गया और मेरी बेटियां बैठकर रोने लगी। इसका मतलब वो बच्चा जो रमा की कोख में था वो भी मेरे पति का था। आज मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने रमेश से शादी करने का निर्णय लिया था और सबने मुझे रोका था, मना किया था कि ऐसा न कर। मेरा पहला पति इस दुनिया से चला गया। वह बहुत निर्दयी इंसान था, रोज मुझ पर हाथ उठाता था, बिना वजह ही मुझे मारने लगता था, कहता था तू लड़कियां पैदा करती जा रही है और मुझे बेटा चाहिए। उसने मुझे एक दिन भी खुश नहीं रखा और मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये तीनों बेटियां उसकी ही थीं। उसके देहांत के बाद मेरी जिंदगी में रमेश आया, जवान और कम उम्र का लड़का जिसे मुझे पागलों जैसी मोहब्बत थी। पर आज समझ आया कि उसको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, वह तो किसी और काम से आया था। उसने तो एक तीर से चार शिकार करने थे, एक मैं और मेरी तीन जवान बेटियां। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सब लोगों ने रोका था। सबने कहा था लाजो तू पागल हो गई है, स्वार्थी बन गई है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोच रही। मैंने कहा लेकिन क्यों न सोचूं अपने बारे में। मेरे पहले पति ने मुझे बहुत तंग किया, मुझे इंसान नहीं समझा। क्या मेरे सीने में दिल नहीं कि मेरी इच्छा ही नहीं? अगर मैं उसे शादी करना चाहती हूँ तो तुम सबको क्या है? और शादी के बाद रमेश ने हमेशा मेरी बेटियों को अपनी बेटी समझा था, लेकिन यह सब कुछ एक नाटक था। वैसे तो उनका बहुत ख्याल रखता था, मैं तो भूल ही गई थी उनका बाप नहीं है। इतना ख्याल तो उनके अपने बाप ने ही न रखा था। लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि सौतेला बाप कभी अपने बाप की जगह नहीं ले सकता। मेरा कसूर यही था कि मैंने उस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए कहते हैं सब कुछ कभी एक जैसा नहीं रहता। मुझे सोचना चाहिए था, गलती मेरी थी। वह वहाँ से चला गया और मैं अपनी बेटियों के सामने आ गई। मुझे देखकर वह हैरान रह गई और उनको पता चल गया कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने कहा कि तुम सबने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने रोते हुए कहा वो कहता था कि तूने अपनी माँ को सब कुछ बताया तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। हम ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि आपके अलावा हमारा कोई था ही कौन, इसलिए हम डर गए। उसने हमें कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को बहुत आसानी से खत्म कर सकता हूँ और वो ऐसा कर भी सकता था। फिर रमा के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार भी यही है और यह बहुत वक्त से हो रहा है। मैंने कहा कि तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था। तुम्हारा अपना बाप जैसा भी था लेकिन डरपोक नहीं था, बहादुर आदमी था। तुम्हारे अंदर उसी का खून है। मेरी बेटियां बहुत रो रही थीं, पर मैंने उनको कहा कि बस अब सब खत्म हो गया, अब मैं तुम सबका बदला लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। उसने कहा कि आप क्या करोगी? मैंने कहा कि मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। तुम लोग अपना सारा सामान लो, अपने स्कूल जाओ, जाने की तैयारी करो क्योंकि हम यह शहर हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। एक हफ्ता है तुम लोगों के पास, अपनी तैयारी करो पर किसी को बताना नहीं। मुझे मेरी बेटियों ने कहा कि शहर छोड़ने से क्या होगा? मैंने कहा कि यह हमें तलाश कर लेगा, बस तुम लोगों को जो कहा है वह करो। मैंने कहा था ठीक है। मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मेरे पास सबूत था। मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवानी थी और साथ ही उनको वीडियो भी देनी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने उसे जरूर पकड़ लेना था। मैं शहर छोड़ने की तैयारी कर ली और अपनी बेटियों को भी समझा दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। रमेश को पता भी नहीं था उसके साथ क्या होने वाला था, वह बिल्कुल अज्ञान था। हम सब एक दूसरे के साथ थे। मैं बहुत सावधानी से सब कुछ कर रही थी क्योंकि अब हम गलती नहीं कर सकते थे। पहले ही मुझसे बहुत गलती हुई थी। मेरी दोस्त जानती थी रमेश एक बुरा इंसान था। जब हमारे फेरे होने लगे थे तो उसने मुझे बताया था कि अभी भी तेरे पास वक्त है। पर एक वक्त मैं पागल हो चुकी थी।
क्योंकि मुझे कभी मोहब्बत मिली ही नहीं थी। इसलिए जब इसने मुझे कहा था कि मुझको हमेशा खुश रखेगा तो मैंने यकीन कर लिया, क्योंकि मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरी बेटियों को अपनी बेटियां समझेगा। वह शुरू में ऐसा ही था। अभी हमारी शादी को 7 साल हुए थे। मुझ पर समाज ने उंगली उठाई थी, कहा था कि इसको अपनी बेटियों का ख्याल नहीं है, बुढ़ापे में शादी कर रही है, बूढ़ी हो गई है। लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी थी और मैं अपने आप को सही समझती थी। लेकिन मुझे लोगों की बातें सुननी चाहिए थी। हम समाज में रहते हैं तो हमको इसकी बातें भी सुननी पड़ती है। मैंने जाने का इंतजाम कर लिया और पुलिस वाले को सारे सबूत दे दिए। जैसे ही हम अपने मोहल्ले की गली से निकल रहे थे, पुलिस की गाड़ी हमारे घर की तरफ जा रही थी और रमेश घर में अकेला था। पुलिस से बच भी जाता तो उसके लिए ये सजा काफी थी कि मैंने उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मुझे पहले ही रात को नींद नहीं आती थी, अब तो बिल्कुल नहीं आती। ऐसा लगता है कि मेरी बेटियों के साथ जो कुछ हुआ वह रमेश ने नहीं, मैंने किया है। हम दूसरे शहर में आ गए हैं, मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो गई है, नौकरी करती हैं और मैं भी अपना घर चलाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। अपने आप को बहुत बुरा भला कहती हूँ। रात को नींद नहीं आती है, बस जिंदगी इसी तरह से गुजर रही है। दिल करता है कि जान दे दूंगी अपनी बेटियों के लिए, जिन्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।